नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं ईरान की सैन्य रणनीति पर एक वायरल हुए विश्लेषण की। इसमें जो दावे किए गए हैं वो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में सस्ते लो टेक हथियार दुनिया की सबसे एडवांस्ड फौजों को टक्कर दे सकते हैं? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल असल में आज के ज़माने के सबसे बड़े सवालों में से एक है। हम सब मिलिट्री पावर को अक्सर अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स, बड़े बड़े जहाज़ों और मिसाइलों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर लड़ाई के नियम ही बदल दिए जाएं? क्या चालाकी से बनाई गई कम लागत वाली तरकीबें वाकई इतनी महंगी टेक्नोलॉजी पर भारी पड़ सकती हैं? तो चलिए सबसे पहले इसी अपरंपरागत युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पहेली है कि कैसे सस्ते और सीधे साधे दिखने वाले हथियार दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। ये कुछ आज के ज़माने की डेविड और गोलियत की कहानी जैसा है। तो जो सोर्स है उसके मुताबिक सबसे पहली चाल है दुश्मन को अंधा कर देना। ये जो एडवांस्ड रडार सिस्टम होते हैं ना, ये किसी भी डिफेंस सिस्टम की आंखें होती हैं। और सोचिए, अगर आंखें ही ना हो तो करोड़ों डॉलर के इंटरसेप्टर मिसाइल भी किसी काम के नहीं। तो सीधी सी बात है, इससे पहले कि वो आपको देखें, आप उनकी देखने की ताकत ही छीन लो। है ना एक जबरदस्त पहला मूव? ठीक है, दुश्मन को अंधा तो कर दिया, पर उसके बाद क्या? चलिए अब जरा ईरान की इस तथाकथित नियम पुस्तिका में और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी खास टेक्नोलॉजी और रणनीतियां हैं जिनका इस्तेमाल इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी कि असममित युद्ध के लिए किया जा रहा है। अब आता है इस पूरी रणनीति का एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन मजेदार हिस्सा। इसे कहते हैं टर्मिनल फेज मैन्यूवरिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई तेज गेंदबाज बॉल फेंके और पिच पर पड़ने के ठीक बाद बॉल अपनी दिशा बदल ले। डिफेंस सिस्टम मिसाइल के रास्ते का अंदाजा तो लगाता है, लेकिन बिल्कुल आखिरी पलों में जब वो टकराने ही वाली होती है, मिसाइल अपनी स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल लेती है। नतीजा, इंटरसेप्टर बेचारा देखता रह जाता है और निशाना चूक जाता है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले स्टेप में मिसाइल एक सीधे प्रिडिक्टेबल रास्ते पर आगे बढ़ती है। इसे देखकर डिफेंस सिस्टम अपना इंटरसेप्टर लॉन्च कर देता है ना? लेकिन अब आता है असली खेल। स्टेप 3 में सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल आखिरी पलों में मिसाइल अचानक से अपनी रफ्तार और रास्ता दोनों बदल लेती है, और इसका नतीजा स्टेप 4 में वो महंगा इंटरसेप्टर बस हवा में रह जाता है और हमलावर का हथियार अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। सोर्स के मुताबिक सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, हमले का वक्त भी इस रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, दिन के उजाले में वो सॉलिड फ्यूल रॉकेट इस्तेमाल करते हैं, जो आप कह सकते हैं कि पटाखे की तरह तुरंत लॉन्च हो जाते हैं। दुश्मन को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो लिक्विड फ्यूल वाले रॉकेट तैयार करते हैं, जिन्हें तैयार होने में तो ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। मतलब दुश्मन को 24 घंटे प्रेशर में रखने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। और बात सिर्फ एडवांस्ड मिसाइलों की नहीं है, बात धोखे की कला की भी है। सोर्स के मुताबिक इसमें कई तरीके हैं, जैसे सिंपल गुब्बारों पर खास लेंस लगाकर उन्हें महंगे हेलीकॉप्टर जैसा दिखाना ताकि दुश्मन अपनी लाखों डॉलर की मिसाइलें एक गुब्बारे पर बर्बाद कर दे, या फिर लड़ाकू विमानों की एकदम असली जैसी पेंटिंग बनाना। और तो और मच्छर ब्रिगेड, मतलब 15,000 से ज्यादा छोटी तेज स्पीड वाली नावें जो किसी भी बड़े नौसैनिक जहाज को घेर कर उस पर हमला कर सकती हैं। इन सब का मकसद एक ही है, दुश्मन के महंगे हथियारों को सस्ते या नकली टारगेट्स पर जाया करवाओ। और बस यहीं से ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी एक इकोनॉमिक वॉरफेयर यानी आर्थिक युद्ध में बदल जाती है। जरा सोचिए, जब आप सस्ते ड्रोन और नकली टारगेट से लड़ रहे हो तो आपका हर एक डिफेंसिव मूव, हर एक जवाबी हमला आपको बहुत महंगा पड़ता है। और यही है गोलियत की दुविधा, जहां आपकी बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी आर्थिक कमजोरी बन जाती है। जरा इस नंबर को देखिए, $40 लाख। सोर्स का कहना है कि यह कीमत है एक ड्रोन या मिसाइल को रोकने की। सिर्फ एक। अब सोचिए, जब हमला करने वाले का हथियार कुछ $1,000 का हो तो यह हिसाब किताब बचाने वाले के हक में तो बिल्कुल नहीं बैठता। और अब इस समीकरण का दूसरा हिस्सा देखिए। सोर्स दावा करता है कि ईरान एक दिन में 500 तक ड्रोन और मिसाइल बना सकता है। तो एक तरफ आप एक इंटरसेप्टर पर $40 लाख खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ दुश्मन रोज सैकड़ों सस्ते हथियार बना रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये लड़ाई धीरे धीरे इकोनॉमी को कैसे खोखला कर सकती है। ये चार्ट इस इकोनॉमिक इम्बैलेंस को, इस आर्थिक असंतुलन को एकदम साफ साफ दिखाता है।
एक तरफ डिफेंडर्स की लिमिटेड और बहुत महंगी प्रोडक्शन कैपेसिटी और दूसरी तरफ सोर्स के मुताबिक ईरान की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने की क्षमता। ये सिर्फ एक फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है और अगर लड़ाई लंबी खींचती है तो ये प्रोडक्शन का फर्क ही हार जीत तय कर सकता है। सोर्स इस पूरी सिचुएशन को समझाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त मुहावरे का इस्तेमाल करता है। वो कहता है, कीड़ों को मारने की दवा में ही कीड़े पड़ गए हैं। यहां दवा का मतलब है वो महंगे डिफेंस सिस्टम और कीड़े हैं ये सस्ते ड्रोन और मिसाइल। मतलब जब आपकी दवा ही कीड़ों से ज्यादा महंगी हो जाए तो आपकी स्ट्रैटेजी ही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन ये जो मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज हैं, ये अपने आप में मंजिल नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये तो एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात के मोहरे हैं। एक ऐसा खेल जिसमें बड़े बड़े गठबंधन हैं, प्रॉक्सीज हैं और बहुत बड़े क्षेत्रीय लक्ष्य शामिल हैं। सोर्स के मुताबिक यहाँ एक गहरा टेक्नोलॉजिकल लेन देन भी चल रहा है। 3 साल पहले ईरान ने रूस को यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए ड्रोन दिए और बदले में उसे सिर्फ एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी ही नहीं मिली, बल्कि यूक्रेन के युद्ध के मैदान से 3 साल का कीमती डेटा भी मिला। और ये डेटा ईरान को अपनी ड्रोन स्ट्रैटेजी को और भी खतरनाक बनाने में मदद कर सकता है। सोर्स एक और बहुत ही सनसनीखेज दावा करता है। उसका आरोप है कि पश्चिमी ताकतें ईरान को अंदर से कमजोर करने के लिए प्रॉक्सी ताकतों का इस्तेमाल कर रही हैं। अब ये दावा इस पूरे संघर्ष को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है, जहां सीधी लड़ाई के साथ साथ एक पर्दे के पीछे का युद्ध भी चल रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे संघर्ष के पीछे असली मकसद क्या है? सोर्स के मुताबिक हर बड़े खिलाड़ी के अपने अपने गोल हैं। कोई क्षेत्रीय दबदबा चाहता है, कोई प्रतिबंधों से बचना चाहता है, तो कोई राजनीतिक दबाव में फंसा है। ये टेबल हमें उन कथित वजहों की एक झलक देती है जो इस जियोपॉलिटिकल गेम को चला रही हैं। और अब देखिए शायद सबसे लचीली और सबसे खतरनाक रणनीति। सोर्स इसे डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस कहता है। इसका मतलब कि कोई एक सेंट्रल कमांड है ही नहीं। ईरान को 31 अलग अलग मिलिट्री यूनिट्स में बांट दिया गया है। हर किसी के पास अपने मिसाइल और ड्रोन्स हैं। तो अगर दुश्मन लीडरशिप को खत्म भी कर दे तो वो एक सिर वाले सांप को नहीं मार रहा होगा, बल्कि वो 31 अलग अलग आज़ाद यूनिट्स को हमले के लिए एक्टिवेट कर देगा। ऐसे नेटवर्क को हराना लगभग नामुमकिन है। तो इस सब का भविष्य क्या है? ये सब कहां जाकर रुकेगा? सोर्स के मुताबिक ये अपरंपरागत युद्ध तो बस एक शुरुआत है। आखिरी सेक्शन में हम उन नए खतरों और सवालों पर नजर डालेंगे जो ये संघर्ष पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है। और यहां सोर्स एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करता है। उसका दावा है कि अगला कदम मिलिट्री टारगेट से हटकर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो सकता है, जैसे कि पानी साफ करने वाले प्लांट्स पर पारा भरे ड्रोन से हमला करना। यह सिर्फ एक हमला नहीं होगा, ये एक तरह का पर्यावरणीय और मानवीय कहर होगा जो इस युद्ध को एक बिल्कुल नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब चालाक रणनीति और सस्ते हथियार महंगी टेक्नोलॉजी पर भारी पड़ सकते हैं, तो आज की इस दुनिया में सच्ची मिलिट्री पावर, असली सैन्य ताकत का मतलब क्या है? ये वो सवाल है जो आने वाले सालों में दुनिया में ताकत के संतुलन को तय कर सकता है। सोचने के लिए शुक्रिया।